जिसमें किसी तुम लोग नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ मिल जाए। अच्छा, बस समझते रहो। हाईलाइट कर लेंगे ये PDF वीडियो दोनों जाएगा। हाँ। तो हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया किस वेग से होती है और इस वेग से अभिक्रिया होने के लिए कौन कौन सा कारक जो है वो जिम्मेवार। नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना। रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा क्या क्या चीज हो सकता है जिससे रासायनिक अभिक्रिया का गति जो है वो प्रभावित होगा। अभी तक पढ़े हो, कुछ दिमाग लगा के बताओ। रिएक्टेंट जितना डालेंगे अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पे बढ़ेगा, कभी कभी ताप बढ़ाने देने पर भी, जैसे गैस की, और कभी कभी उत्प्रेरक डालने पर भी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये सब कारक है ना। तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसी को कहते हैं रासायनिक बल गति। क्लियर है? चलते हैं आगे। वेग बराबर क्या होता है बताओ। वेग बराबर हाँ कौन सा वेग? अभी हाँ अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। देखो ऐसे कर सकते हो, समय के साथ अभिकारक कितना खपत हो रहा है। अभिकारक का वेग, अभिकारक इसमें चल कहाँ रहा है, खपत होने का दर। मान लो ऐसे सको, इधर रिएक्टेंट है मतलब अभिकारक, इधर क्या है प्रोडक्ट है। t = 0 जब समय 0 सेकेंड है मतलब शुरुआत है ना। तो मान लो उस समय हमारा रिएक्टेंट कितना है 10 और तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि 0 समय में अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुआ था। अब चलते हैं t = 2 सेकेंड पे देखते हैं। मान लो कि रिएक्टेंट जो है वो बचा 8 और प्रोडक्ट बना 2। t = एक ले लें, एक मान लो। तो अब इस समय क्या होगा, मान लो ये बचा 6, प्रोडक्ट होगा भी तो एक होगा ना, प्रोडक्ट एक होगा। कुछ नहीं हो सकता। देखो जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, द्रव्यमान न तो बनाया जाता है ना नष्ट किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे 10 है तो अभी फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं होता, प्रोडक्ट 0 है। यहाँ पे अगर रिएक्टेंट 8 होगा निश्चित है 2 को प्रोडक्ट बन गया होगा, तब तो टोटल कितना हो जाएगा। जब 6 है तो 4 को प्रोडक्ट बना होगा। t = तीसरा सेकेंड में कितना, अगर मान लो ये 4 बना होगा तो ये 6 हो जाएगा। मतलब देखो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है, रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, बढ़ता है। t = चौथा सेकेंड पे अगर देखोगे तुम तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और t = पाँचवा सेकेंड पे हो सकता है कि ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट हो जाए तुम्हारा खत्म और प्रोडक्ट बन जाए।
क्या हुआ? सुधार नहीं। सुधार नहीं। तो इसको बोलते हैं, देखो समय के साथ साथ अभिकारक का जो है कंसंट्रेशन कमते जा रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। तो तुम इसको दो टर्म में इसका निकाल सकते हो, इसका वेग। पहला कहोगे कि अभिकारक जो है ना, अभिकारक के खत्म होने के दर को कहते हैं इसका वेग, अभिक्रिया का वेग, या प्रोडक्ट के बनने के दर को इसका वेग कर सकते हैं। तो दो टर्म में इसका निकाल सकते हैं, अभिकारक खर्च ऐसे लिखो, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन। कहाँ गया? यहाँ गया। अभिकारक के कलर से नहीं लिखा। क्या नहीं दिखाई? दूसरा ब्लैक ज़्यादा दिखाई देगा, पीला ज़्यादा दिखाई देगा। लाल ज्यादा दिखाई लाल के साथ बटा परिवर्तन में लगा दिखाई दे रहा है। यस सर। इसको कैसे लिख सकते हो? मान लो रिएक्टेंट पहले ऐसा। अच्छा, मिटोना हम खोज रही थी, मिटोना तो इसी यहाँ माना T1 पर T इक्वल टू 0 पे, हाँ, T इक्वल टू 0 पे अभिकारक की सांद्रता मान लेते हैं 10 R1, माना T इक्वल टू 2 पर, मान लेते हैं ये 2 ले लेते हैं। अच्छा, अभी रहते हैं सिर्फ T इक्वल टू T पे मान लेते हैं ना, पहले फार्मूला बनाते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं। या फिर T समय पर, ऐसे भी लिख सकते हो, T समय बाद अभिकारक की सांद्रता R2। तो सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा। दोनों का माइनस। सांद्रता में परिवर्तन बराबर R2 माइनस R1, है ना। इसको कहेंगे डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1। तो ये हो गया हमारा अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन। अच्छा, इसको हम T0 न मान के आशी, इसको आशी कहाँ है? तो झुझक जाता है, बीच में गैप ठीक है। अच्छा, समझने के लिए ऐसा करो, इसको T0 ना मान के अभी हमको T1 मान लो, T1 और T2 मान लो। माना T1 और T2, तो समय में परिवर्तन क्या हो जाएगा? T1 T2 समय में
परिवर्तन बराबर T2 माइनस T1, तो उसको डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1। अब यहाँ से हम फार्मूला यहाँ का निकाल सकते हैं आगे। सांद्रता में परिवर्तन आया था R2 माइनस R1 और समय में परिवर्तन आ गया T2 माइनस T1। अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला के अनुसार डेल्टा आर बटे डेल्टा ये हो जाएगा। या मतलब क्या R2 माइनस R1 T2 माइनस ये चीज़ फार्मूला से। अच्छा, इसको हम निकाल सकते हैं किस रूप से? अच्छा, ये लिया जाता है नेगेटिव में, क्यों लिया जाता है बाद में चर्चा कर लेंगे, थोड़ा पीछे आ गया। अभिकारक के लिए निकाले तो हाँ? माइनस में, अभिकारक के लिए माइनस में, क्यों? क्योंकि वो घटते जा रहा है। हाँ, ये एक हाइपोथेसिस हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि जितना जो है ना अभिकारक, इसका मान निकालोगे ना, जैसे मान लो अब निकालते हैं t इजकल टू कुछ समय पे, मान लो t इजकल टू 0 पे जो रिएक्टेंट 1 t इजकल टू 0 पे मान लो 10 था और ये 0 था। t इजकल टू 5 पे मान लो ये हो गया 6, ये हो गया 4, है ना? आवाज़ क्या है? उसको जितना समझ में उतना बोलता है, तुमको उतना ही, तुमको ज़्यादा समझ में आता है ना? ज़्यादा नहीं तो अब देखो t इजकल टू 0 टाइम पे जिसमें अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ था उस समय रिएक्टेंट R1 कितना था? R1 हमारा 10 था। R1 की जगह पर 10 लिख देते हैं। अरे पहले R2 है ना, R2 कितना था? 0, माइनस का निशान है। R1 कितना है? 10 बट्टे T2 समय हमारा T2 समय कितना है? 5 और T1 कितना है? 0। दोनों के बीच समय का अंतर कितना है? 5 मिनट। तो हो गया -10 बटे 5 -2 है ना। ये हमारा आया अभिक्रिया का वेग। ये हम देखें किसके अनुसार? अभिकारक के अनुसार अभिक्रिया का वेग। हम थोड़ा प्रोडक्ट के अनुसार देखते हैं अभिक्रिया का वेग। अच्छा, प्लस में आएगा प्रतिफल के अनुसार अभिक्रिया का प्रोडक्ट को हम P मान लें तो ये होता है प्रतिफल के सांद्रता परिवर्तन बटे समय में, या कह सकते हो परिवर्तन में लगा समय, ऐसे भी कह सकते हो, बेहतर होगा। ये जितना परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन में कितना समय लगा है, परिवर्तन में लगा समय। इसको मान लेते हैं t इजकल टू 0 पे प्रोडक्ट
मान लो ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितना था? मान लो 10 था, प्रोडक्ट उस समय 0 लगा। टी इजिकल टू मान लो 1 सेकेंड पे या 5वां सेकेंड मान लेते हैं। हाँ। ये कितना हो गया? पिछले वाला ही देख लो एग्जांपल, पिछला वाला क्या था? पिछला वाला 6 एक मिनट, दिस इज नॉट, दिस इज प्रोडक्ट। अच्छा R2 है ना, वो रिएक्टेंट के अनुसार निकाले थे इसलिए सही है। R2 रिएक्टेंट के अनुसार निकाले थे इसलिए वो R2 है। प्रोडक्ट के अनुसार निकाल रहे हैं तो हाँ 6-4 अगला में टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे मान लेते हैं कितना हुआ था? 6-4 हुआ था। रिएक्टेंट था 6, प्रोडक्ट था 4। अब देखना है किसको? प्रोडक्ट को। तो प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा? P2 माइनस P1 मतलब क्या है? डेल्टा P बटे डेल्टा T। इसको मतलब क्या? डेल्टा P कितना? 4 माइनस 0 और 5 माइनस 4 बटे 5। ये प्लस में है। नीचे वाला भी प्लस में होगा। नीचे वाला ये प्लस में होगा। कैसे? नीचे वाला माइनस में होगा। 5 में से -0 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो टाइम इजकल टू कितना था? 0। उस समय जो रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट था, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। 0 समय पे रिएक्टेंट का मान 10 था और ही 0 होगा। टाइम इजकल टू मान लो 1 सेकेंड पे, मान लो ये 8 बचा और ये बचा 2। हम अभी रिएक्टेंट का अलग निकाले हैं, प्रोडक्ट का अलग निकाले हैं, ठीक है। अब हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का साथ में निकालते हैं। टाइम इजकल टू 2 सेकेंड पे ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4। टाइम इजकल टू 3 सेकेंड पे मान लेते हैं ना, ये 4 तो ये 6। टाइम इजकल टू 4 सेकेंड पे 2 8 और पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया 5वें सेकेंड में 0 10। अब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन निकालो तो डेल्टा R बटे डेल्टा T रिएक्टेंट के अनुसार निकाल रहे हैं। मान लेते हैं हम कहते हैं किसी क्षण मतलब कि इस समय पे टाइम इजकल टू 2 सेकंड पे अभिक्रिया का वेग निकालें। है ना, तो हम लेंगे पहले 0 सेकेंड पे क्या था और दूसरे सेकेंड पे क्या था। 0 सेकेंड पे जो हमारा रिएक्टेंट रहेगा उसको हम कह देंगे R1। T सेकेंड पे जो हमारा रिएक्टेंट रहेगा उसको R2। तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 10। अच्छा, उसके बाद देखो 2 माइनस T2 माइनस T1। T2 जो है हमारा 2 सेकेंड है और T1 0 है। कितना हो जाएगा? माइनस
-4 बटे -2 -4/2 -2 -2। चलो अब हम प्रोडक्ट के अनुसार निकालते हैं। डेल्टा P बटे डेल्टा T0 समय पे, है ना, हमारा रिएक्टेंट जो है, हमारा प्रोडक्ट कितना है 0, तो ये हो जाएगा P1। और T2 समय पे हमारा प्रोडक्ट कितना है सॉरी P2। तो हमारा P2 माइनस P1 होता है 4 माइनस 0। समय का अंतराल कितना 2 माइनस 2 4/2। ये हो गया प्लस का। देखो उसी समय में दोनों का डाटा आया क्या, एक का +2, यानी कि अभिक्रिया के अभिकारक में जितना कमी आएगा उतना ही बढ़ेगा उसका बढ़ेगा। ये क्या बता रहा है कि देखो कितना अभिकारक खर्च हो रहा था, जितना अभिकारक मतलब अभिक्रिया जितना तेजी से अभिकारक खर्च होगा उतना ही तेजी से प्रोडक्ट बनेगा, है ना। जितना तेजी से अभिक्रिया मतलब अभिकारक जो खत्म होगा उतना ही तेजी से प्रोडक्ट, जितना अभिकारक खत्म होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। यानी अभिकारक में आई कमी प्रदूषण में आई वृद्धि के कारण बराबर होगा। और इसको बराबर करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको एक अलग से माइनस देना होगा। तो ये जो रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला है उसमें हमको अलग से माइनस लगाना होगा, तभी तो दोनों बराबर होगा। और इसलिए हम माइनस लगाते हैं। तो हम अब पीछे चल के ऐसे भी मतलब कि R2 माइनस R1 करेंगे तो R2 छोटा होगा R1 से, तो घटेगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एक माइनस अभिकारक वाला में, है ना, प्रोडक्ट वाले में नहीं। इसमें ऊपर है। ये अभिकारक वाला ही है, ये तो पहला पेज, तीसरा पेज है। अच्छा अभी ये पहला पेज है जहाँ से हम फार्मूला डिराइव करना शुरू किया था। है ना। तो अब हमको जो मेन चीज़ है वो समझ गए, तो इसका ज़रूरत ये फार्मूला यहाँ देखो, आगे चल के क्वेश्चन बनाया है उसको देखो। इसका भी जरूरत नहीं। नोट्स में सब चीज़ लिखोगे, मतलब वही चीज़ लिखो जो ये चीज़ लिख सकते हो, इसका भी जरूरत नहीं है। खाली ये चीज़ लिख लेना इसमें, क्या डेल्टा P बटे डेल्टा T प्लस साइन, तो P2 माइनस T2 माइनस ये दोनों फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इससे समझ लो। करते हैं आगे। अच्छा ये जो लगाते हैं इस सब में मॉड लगाते हैं, फार्मूला जितना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं, मतलब उसका मान। हाँ। जहाँ R1 P1 R2 P2 ये भी तो माइनस में आएगा। वो कैसे माइनस में आएगा? तो R1 और R2 मतलब कि ना वो ना प्लस के साथ हुआ, लेकिन R2 है तो R1 से बड़ा होगा तो माइनस में आएगा ना। तो अभी कारक वाला ना, हाँ कारक वाला तो माइनस आना ही नहीं, मतलब मॉड लगाने पर भी इसमें वो मॉड इसलिए नहीं लगाते हैं, मॉड नहीं समझो, ब्रैकेट में घेरे हुए हैं। हाँ।
चलते आगे प्लीज। तो यहाँ से एक चीज़ आया, बात निकल के, जिस रिकॉर्ड ना हो रहा है, जिस दर से अब आलतू फालतू तुम लोग बोलोगे तो सब चीज़ रिकॉर्ड है। कौन कैसे बोलता है, क्या बोलता है, वहाँ पे नहीं है। देखा 25, 26, 25 26 सर जी जाके घर पे सुबह पहले तुमको सबसे ज़्यादा बस चलो हो गया। जिस दर से अभिकारक कमते हैं, जिस दर से अभिकारक में कमी होती है उसी दर से अभिक्रिया के प्रतिफल होती है। उसी दर से प्रतिफल बढ़ते हैं। मतलब कर सकते हो, अभिक्रिया में जिस दर से अभिकारक खत्म होता है उसी दर से प्रतिफल बनते रहता है। मतलब अभिकारक खत्म होने का दर, प्रतिफल को बढ़ने का दर। खत्म या खर्च होने का दर बराबर होता है प्रतिफल बनने का, ये दोनों होता है बराबर। और इसको बराबर करने के लिए हम ये फॉर्मूला में एक्स्ट्रा माइनस लगाते हैं ताकि दोनों बराबर हो जाए। और यहाँ से हम तो विपरीत। और उस समय, उस निश्चित समय, जैसे P इक्वल टू समय है ना, इस समय जितना देखो, जितना अभिकारक खत्म हो रहा था, ये अभिकारक के खत्म होने का दर था और ये प्रतिफल के बनने का दर था, है ना। तो जितना अभिकारक खत्म हो रहा था उतना ही बन रहा था। यह बात है कि ये निगेटिव में था क्योंकि इसमें से खत्म हो रहा है और ये पॉजिटिव है कि यहाँ पे बन रहा है। इसमें से घट रहा है तो बेचारा निगेटिव में चला गया और यहाँ पे भर रहा है तो पॉजिटिव में गया। और इसको भी पॉजिटिव करने के लिए वो एक्स्ट्रा माइनस फॉर्मूला में लगा देते हैं। एक क्वेश्चन पूछी थी तुम बहुत पहले, इसी पे आधारित था। अब फर्दरवाद आज नहीं तो कल उस क्वेश्चन को कर लेंगे जो क्वेश्चन तुम पूछी थी। निगेटिव का अर्थ क्या है? चिन्ह का अर्थ है बताता है कि अभिकारक कि समय के साथ दर में कमी होगी। अभिकारक के सांद्रता में, सांद्रता कहो मात्रा कहो, हाँ, कमी आती है। प्लस चिन्ह का मतलब क्या है? हंसो 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 ना, सर हमको नहीं दिखाई दिखाई नहीं दे रहा। कभी भी बोले कि नहीं दिखाई देता। तुम लोग लंबा लंबा है ना, तुम लोग हाँ, तुम लोग आ जाओ, आगे आ जाओ। नहीं सर हम लोग नहीं। अरे तो फिर कैसे होगा? हम लोग यहाँ पे इस तरह वो यहाँ तरंग महारानी की तरह उनको नहीं मिलेगा। सर जी सर तो बात सुनिएगा तो पागल हो जाएगा। रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है। तो प्रतिफल के सांद्रता में वृद्धि होती है। इसका मतलब ये है ना। तो अभिक्रिया का वेग आ गया, हमारे पास दो कंक्लूजन आ गया। अभिक्रिया का वेग
अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों के सांद्रता में परिवर्तन की दर से प्राप्त किया जा सकता है। वेग डेल्टा पी बाई डेल्टा टी या वेग माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। किसी ये हॉक रहा है, वो ऊपर देख रहे थे। तब तो नहीं दिया। चलो छोड़ दो उसको, छोड़ दो अपना 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 पसंद मत करो इसको। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग करते हैं। वही नहीं हाँ। करना है। ना तुम बोली तो अलग लिखेंगे। को परिवर्तन में लगे समय से भाग करने पे करने से अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात होता। औसत वेग समझते हो ना? अगर हम मान लो कि तुम गाड़ी चला रहे हो, अब कोई तुमको फ़ोन किया और फ़ोन करके पूछा बताओ तुम्हारी गाड़ी कितना उतना ही स्पीड है, तो जो ऑडोमीटर है ना, तो कितना बताओगे? गाड़ी जितना उस समय तुम्हारा ऑडोमीटर दिखाएगा, है ना, तो उस समय दिखाएगा ना, जो उस समय तुम्हारा कांटा जो शो करेगा उस समय का केवल उस क्षण का वेग होगा। हो सकता है थोड़ा देर बाद घट भी जाए या बढ़ भी जाए। अगर तुम 100 बोल रहे हो, 50 बोल रहे हो, 20 बोल रहे हो, तो 20 जो है केवल उस क्षण का वेग है ना, वो तत्क्षणिक वेग है जो हम पढ़े थे। समय क्या डेल्टा टी कितना हो जाता है? 0 के पास पहुंच जाता है। और पूरे अगर पूछे कि पूरे यात्रा में कितना तुम्हारा वेग रहा, तो वो हो गया औसत वेग। औसत वेग मतलब क्या? टोटल दूरी बटे टोटल तय करने में लगा समय। तो ये है औसत। अब हम निकालते हैं तत्क्षण। तो इसका पहले ग्राफ है।
इसका ग्राफ तुम लोग बता सकते हो, सिंपल है। देखो हम ले रहे हैं एक प्रोडक्ट, पहले रिएक्टेंट को ले रहे हैं, ठीक है। पहले ग्राफ बनाए लो। अच्छा ये हुआ इधर है, मान लो ये है ना, नहीं इधर आर ले लेते हैं, डेल्टा आर बाद में आएगा। और इधर है एक प्रोडक्ट वाला, ठीक है। एक रिएक्टेंट के साथ समय का ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट के साथ समय का लेते हैं। मतलब कि आर का समय के साथ। अब देखो रिएक्टेंट का क्या होता है समय के साथ। आर लिख रहे नहीं, अभी कारक के साथ। हाँ लिख लो, जहाँ आर बराबर है अभिकारक की सांद्रता, P बराबर है प्रतिफल रे। T बराबर, अब देखो समय के साथ साथ प्रतिफल का क्या होता है, प्रतिफल बढ़ता है और अभिकारक घटता है। मान लो t इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब यहाँ पे वहाँ पे ऊपर t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 जब था तो अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ था। उस समय प्रतिफल का मान कितना होगा, सबसे अधिक होगा, चाहे जितना हो, ताकि थोड़ा भी प्रतिफल नहीं बना है, जितना है सारा का सारा क्या है, प्रोडक्ट ही। अब सारा का सारा प्रोडक्ट है, तो देखो t इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है अधिकतम मान में है। अब चलते हैं, ये मान लेते हैं, ये R1 मान ले, ये हमारा R1। अब t इक्वल टू कुछ समय पे मान लेते हैं, यहाँ पे T2 मान लेते हैं। t इक्वल टू 2 सेकेंड मान लेते हैं, या T2 सीधा मान लेते हैं, अभी तो सिर्फ हमको समझना है। वो ये T1 था कितना 0 और T2 था हाँ? अब देखो जैसे जैसे समय बढ़ेगा रिएक्शन शुरू होगा, तो अभिकारक का सांद्रता जो है वो ऐसे सीधा चलो, इस समय 10 था, है ना। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना हो गया था, 8 हो गया था। उसमें रहता है चना पानी वाला। छोड़ो ना, t इक्वल टू 4 पे कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब ये 10 8 6 4 2 0 2 4 6 न्यूमेरिकल पहले से समझो। ऐसा देखो हमारा t इक्वल टू 0 पे सांद्रता इसका था 10, मतलब यहाँ पे था
टी इक्वल टू 2 समय पे हमारा कितना था 8 आया था। टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना आया था 6 आया था। टी इक्वल टू 4 सेकेंड में कितना आया था 4 आया था। टी इक्वल टू इस पे 2 आया। इस तरह से हो सकता है ये पूरा खत्म भी हो गया, या हो सकता है और हम उसमें रिएक्टेंट डाल दें तो इसका ग्राफ जो है लेकिन ऊपर में वहाँ पे पूरा नहीं है नहीं सटा हुआ, हटाओ नहीं नीचे मतलब कि नीचे क्योंकि नीचे पूरा सड़ जाएगा, यानी कि टी 0 हो जाएगा तो 0 पे आर का मान बहुत बढ़ जाएगा। 0 पे आर का मान पूरा कम जाएगा, बढ़ेगा कहाँ से? 0 पे रिएक्टेंट तो 0 हो जाएगा ना। रिएक्टेंट ऊपर वाले पे है, ऊपर वाले से नीचे घटते आ रहा है तो टी इक्वल मतलब R आर 0 हो हो जाएगा जाएगा। तो टी भी 2 हो जाएगा। मतलब ये बता रहा है कि हो सकता है काट भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कट सकता है। अगर 0 हो जाए रिएक्टेंट पूरा, लेकिन एक चीज़ बताओ, साम्यावस्था आता है जिस समय रिएक्टेंट के बनने का रिएक्टेंट के खत्म होने का प्रोडक्ट के बनने का वेग दोनों समान हो जाता है। तो उस समय में रिएक्टेंट जो है वो 0 नहीं होगा, इसलिए नहीं सटाया, इसलिए बुक में भी नहीं सटाया, ताकि जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना रिएक्टेंट भी, कुछ ना कुछ तो बचिए जाएगा पूरा नहीं ना। इसलिए नहीं सटाया। अब देखो ये ग्राफ तो समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अब इसका तो बढ़िया प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रोडक्ट का समय के साथ क्या होगा। टी इक्वल टू 0 प्रोडक्ट क्या था 0 था, लेकिन जैसे ही टी इक्वल टू कुछ समय पे आए प्रोडक्ट का मान मान लो इतना बढ़ गया, यहाँ पे टी इक्वल टू थोड़ा और समय बढ़ाया तो प्रोडक्ट का मान यहाँ पे बढ़ गया, मतलब यहाँ पे कुछ और समय पे आया प्रोडक्ट का मान और बढ़ गया, मतलब यहाँ पे इसी का होता है। ऐसा क्या बढ़ेगा। अच्छा ये ग्राफ जब समझ में आ गया है तो चलते हैं थोड़ा आगे। मान लो रिएक्टेंट वाला पार्ट है इधर, उधर टाइम वाला, मान लो टी इक्वल टू 0 पे इसका रिएक्टेंट जो था वो R1 था, और टी इक्वल टू टी समय पे टी इक्वल टू 0 था तो 0 था, टी समय पे इसका रिएक्टेंट जो है वो मान लो समथिंग R2 हो गया, इतना R2 मतलब T1 समय पे रिएक्टेंट जो था इतना था, इसको देखना थोड़ा। T1 समय पे रिएक्टेंट का मान इतना था, और T2 समय पे रिएक्टेंट का मान जो था इतना था। अच्छा ये और ये क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा जो T1 पे था ना उसको R1 मान लेते हैं, जो T1 पे था उसको R1 और जो T2 पे था वो। अच्छा बताओ ये क्या है,
इसके बीच का दूरी क्या होगा? वही दोनों का माइनस R2 माइनस डेल्टा R R2 माइनस R1। अच्छा यहाँ पे इसके बीच का दूरी क्या है? डेल्टा ये हो जाएगा डेल्टा T2 माइनस T2 माइनस। बात बुझाया? सर R1 माइनस R2 नहीं, अंत में कितना गया? पहले कितना था? अंत में 20 रुपया हुआ, पहले 10 रुपया। 20 माइनस 10 बराबर 10 रुपया। अब हर जगह तो यही कंफ्यूजन था क्या? कम। अब चलते हैं हम आगे। इस तरह से हम प्रोडक्ट वाले ग्राफ में भी कर सकते हैं। मान लो T1 समय पे प्रोडक्ट इतना P1, T2 समय पे प्रोडक्ट P2, तो दोनों के बीच का अंतर होगा। हाँ, इस पे थोड़ा जल्दी जल्दी खिंचा रहा है। क्या है कि लिखना और मिटाना, हम लोग को लिखवाने में जो समय लगता था वो बच रहा है, लेकिन गर्मी से जान जा रहा है। इन्वर्टर है, कितना देंगे उसको? घर का ऐसे ही घर में 10 पंखा चलते रहता है हमेशा। तो सर जी घर से डायरेक्ट जोड़ के लाइए कटेगा ही क्या 2 महीने। अब है, हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। तत्व मैं कौन क्या बोला है ना, घर पे जाके सुनना। अब जो जैसा बोलेगा ना उसका वैसा ही प्रचार होगा, सब सुने। हम तो डालेंगे, सब जान जाएगा। घर वाला की आवाज ही है। चलो, तो औसत वेग तो हम निकाल लिए, डेल्टा P बाई डेल्टा T। हाँ, अब हम चलते हैं तत्क्षणिक वेग। किसी क्षण पे तत्क्षणिक कल संडे है, संडे तुम लोग बंद रखो, संडे को। सब रिकॉर्ड हो रहा है। किसी विशेष क्षण पर, है ना, किसी विशेष क्षण पे, क्षण समझते हो ना? देखो, एक सेकंड जब डेल्टा T समय में चेंज कितना हो जाए एकदम, मतलब समय लिए हम 5 मिनट, इतना बड़ा समय को घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। डेल्टा T जो है हम क्या करते जा रहे हैं? कम कर रहे हैं। कहाँ से? अब इसको लिख देंगे ना, अब घटाते जा रहे हैं। ध्यान दो, जो हम डेल्टा T जो हम कह रहे हैं टेंड टू, इसे नहीं लिखते हैं, लिमिट। डेल्टा T टेंड टू 0 कहने का मतलब समझो, 0 के लगभग पास, मतलब मान लो यहाँ पे, 0 से थोड़ा कम या फिर 0 से यहाँ पे जो समय था मान लेते हैं 3 सेकेंड, और यहाँ पे जो समय था मान लो 8 सेकेंड, दोनों के बीच का डेल्टा T कितना हुआ? पहले 3 था, अब 8 है, 5 दोनों के बीच का डेल्टा T 5। घटाओ, घटाते जाओ, डेल्टा T अब कितना हो गया? मान लो 4 हो गया डेल्टा T,
और घटाओ डेल्टा टी 3 डेल्टा टी दो। डेल्टा टी एक ऐसा से करो डेल्टा टी कितना 10 टू 0 इसी डेल्टा टी 10 टू 0 का मतलब ये होता है मतलब समय में परिवर्तन जो है एकदम 0 के बराबर कर दो तो ई क्या हो जाएगा अब ये क्या ये क्षण हो गया अब ये समय नहीं हुआ समय इतना से इतना तक था अब ये हो गया एक क्षण इस क्षण पे 1 सेकेंड से भी छोटा मान लो है ना वो हो गया एक क्षण तो इस क्षण पे इस अभिक्रिया का वेग क्या मतलब जिस समय तुम देख लिए ऐसे ओवरऑल अभिक्रिया का वेग जो है वो तो बाद में निकालेंगे वो औसत वेग हुआ लेकिन हम जिस समय देखे उस समय अभिक्रिया का वेग कितना है जैसे गाड़ी पे जिस समय देखे उस समय उस गाड़ी का वेग कितना है तो हो गया उस क्षण का वेग तो कितना देर के लिए तुम देखे एक क्षण के लिए देखे है ना डेल्टा टी कितना था 0 के आसपास था एग्जैक्टली नॉट 0 थोड़ा बड़ा ही नहीं तो थोड़ा छोटा तो डेल्टा टी 0 कहने का मतलब ये होता है तो इस समय जो उसका वेग होगा ये जो समय होगा उसको क्षण कहते हैं और इस क्षण पे उस अभिक्रिया का जो वेग होगा उसको क्षणिक वेग कहते हैं तत्क्षणिक कहो या क्षणिक कहो एक ही चीज इसी को तात्कालिक हाँ उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड तत्क्षणिक तत्काल सब इसे कहते हैं लिमिट कहने का मतलब समझते हो ना कहाँ से कहाँ तक 0 से 0 तक 0 से समथिंग 0 माइनस 1 से 0 प्लस 1 एकदम हल्का अच्छा समय माइनस तो बस जो फार्मूला है तुमको लगा देना है बस इतना ही करना था डेल्टा आर बाई डेल्टा लेकिन डेल्टा टी ये डेल्टा टी कहाँ तक एग्जैक्ट 0 नहीं हुआ नहीं तो डेल्टा मतलब इंफिनिटी हो जाएगा लिमिट फंक्शन है तो नहीं एग्जैक्ट जाएगा 0 नहीं है फंक्शन इसीलिए तो वहाँ इंक्लूड पे- नहीं करेगा डेल्टा टी को फंक्शन इंक्लूड नहीं हाँ, उतना तो मैथ हमको नहीं आता तो ये हो गया तुम्हारा फार्मूला ये हो गया तुम्हारा फार्मूला लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी और जब ये एक्सट्रीमली छोटा हो गया ना बहुत छोटा हो गया था ना 0 क्या था इसको लिख सकते हैं बड़ा होगा तो इसको लिख सकते हैं डी आर बटे टी बहुत छोटा होता है ना इनफाइनाइट मतलब बहुत एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल होता है तो डेल्टा को रिप्लेस कर देते हैं डी से तो फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा निगेटिव होगा है ना तो इसको कहते हैं समय के साथ अब कारक लिख रहे हैं अभी कारक को अभी कारक को लिख रहे हैं अभी कारक का अवकलन मतलब समझते हो हाँ हाँ सर सर, इसका 0 हो जाएगा differentiation। डिफरेंशिएशन चलो तो अगला स्लाइड का कहाँ गया यहाँ पे किसी अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत रस समीकरणीय गुणांक कितना बार बताया है क्वेश्चन तो में जानते हैं
स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक दो एग्जांपल देते हैं तो इस लाइन को हम समझ लेंगे। जैसे देखो 2a बन रहा है 3b, इसका वेग लिखना है, कैसे निकालोगे? या तो तुम रिएक्टेंट के अनुसार लिखो या प्रोडक्ट के अनुसार लिखो। रिएक्टेंट के अनुसार लिखोगे तो माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, यानी -2 है ना। तो क्या हो जाएगा? -2 भाग दिया जाता है, गुना नहीं किया जाता है। -2 लिख दो। हाँ तो 3/2 अच्छा एक मिनट ये निकालना है तो गुना नहीं किया जाता, भाग दिया तो सब चीज ये बराबर हो जाएगा 3b हो जाएगा क्या? 1/2 आर ये हो। नहीं समझ में आया? हाँ चलो तो इससे एक एग्जाम्पल लिखना समझ में आएगा। N2 प्लस 3H2 2NH, इसका निकालो। इसमें से तुम किसी एक रिएक्टेंट मतलब इसके अनुसार भी निकाल सकते हो। खर्च हो रहा है, दोनों खर्च हो रहा है ना। N2 भी खर्च हो रहा है, 3H2 भी खर्च हो रहा है, 2NH3 भी खर्च हो रहा है, ये बन रहा है। तो या तुम इसके अनुसार भी निकाल सकते हो, इसके अनुसार भी निकाल सकते हो, इसके अनुसार भी निकाल सकते हो। इसके अनुसार निकालोगे तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? NH3 डेल्टा NH3, इससे भाग करते हैं ना, बटे 2 डेल्टा। इसके अगर इसके अनुसार निकालोगे तो डेल्टा N2 बटे T सीधा हो जाएगा। क्या कि इसका गुणा इसके अनुसार निकालोगे डेल्टा H2 बटे 3 डेल्टा। बुझा ये सब बुझाया नहीं दिखाई दे रहा है सब से गर्मी ज़्यादा है तो हाँ